नाज़रीन आदाब, खैर मकदम में आपका हमारे प्रोग्राम रोजगार से कामयाबी तक में मैं हूं सुंबुल शकील। दोस्तों, इस प्रोग्राम के जरिए हमारी यही कोशिश रहती है कि आपके मुस्तकबिल को हम किसी न किसी तरह से बेहतर बना सकें। आज भी हमारी यही कोशिश है और आज हम जो सब्जेक्ट लेकर आए हैं, जिस फील्ड के बारे में आपको जानकारी देंगे, वो है क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड क्या है। इस फील्ड में अगर आप तालीम हासिल करते हैं तो क्या कुछ आपको पढ़ाया जाता है और कहाँ कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आप इस फील्ड में तालीम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इस पैकेज के जरिए आइए देख लेते हैं कि आखिर क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड है क्या। मौजूदा वक्त में अगर इंसानी सेहत का कोई पहलू है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है तो वो है दिमागी सेहत यानी मेंटल हेल्थ। हमारे मुल्क में इस मौजू पर बात करने या यूं कहें इसको लेकर आवाम में बेदारी अभी बहुत कम है। आज मेंटल हेल्थ के बारे में और बात करने, इसके बारे में और पढ़ने और इसके बारे में और जानने की जरूरत है। इसी जरूरत को पूरा करने का काम करती है क्लिनिकल साइकोलॉजी। क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोलॉजी की वो शाखा है जो लोगों की मेंटल हेल्थ और बर्ताव में मुस्बत बदलाव लाने का काम करती है। आज मास्टर लेवल पर क्लिनिकल साइकोलॉजी बहुत ही डिमांड वाला कोर्स है, जहां हर साल हजारों स्टूडेंट्स इस कोर्स को करने के लिए मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेते हैं। मास्टर लेवल पर क्लिनिकल साइकोलॉजी 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो स्टूडेंट्स को क्लिनिकल साइकोलॉजी के मुख्तलिफ पहलुओं का गहरा और मुकम्मल मुताला कराता है। इंसानी बर्ताव, इंसानी दिमागी सेहत, क्लिनिकल डिप्रेशन, नफ्सियाती परेशानी और पर्सनालिटी ट्रेट्स क्लिनिकल साइकोलॉजी के अहम सब्जेक्ट्स हैं। आज जहां दिमागी सेहत से हमारे मुल्क की एक बड़ी आबादी मुतासिर है, वहीं एक करियर के तौर पर क्लिनिकल साइकोलॉजी नौजवानों के लिए कामयाबी के नए रास्ते हमवार करती है। दोस्तों, उम्मीद है इस पैकेज के जरिए आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा कि क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड आखिर है क्या। इस फील्ड को और ज्यादा बारीकी से जानने के लिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है करियर की बात एक्सपर्ट के साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड के बारे में और इस फील्ड को ज्यादा गहराई से समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सविता सप्रा, जो एम्स में बतौर सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर चुकी हैं। इस्तकबाल है मैम आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो लोगों के ख्यालात को या उनके बर्ताव को एक तरह से पॉजिटिव दिशा दिखाते हैं, उसको वो किस तरह से पॉजिटिवली आगे बढ़ें, ये हम समझते हैं कि ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम होता है। अगर एक नौजवान आम इंसान क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड को समझना चाहे तो क्या बताना चाहेंगे आप? क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है, खाली जो है इसको ख्यालात को या बर्ताव को सकारात्मक करना ही नहीं सीमित है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शुरू हो जाता है जब से बच्चा माँ के पेट में आता है, तब से लेके बुढ़ापे तक। अब मैं आपको बताऊंगी कि बच्चा माँ के पेट में कैसे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल रहता है, क्योंकि माँ के पेट में जब बच्चा आता है, माँ के जो स्ट्रेसेस होते हैं वो सब उसके बच्चे में जाते हैं। अगर आपने अभिमन्यु की कहानी सुनी हो तो वो सब माँ के पेट से ही सीख के आया था। इसलिए जैसे ही माँ के पेट में बच्चा जाता है, अगर माँ को उस टाइम पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जब उसके स्ट्रेसेस होते हैं वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाती है, वो उनकी काउंसलिंग करता है, तो उससे जो है माँ की सब चीज़ों का प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर पड़ता है। फिर जब बच्चा जन्म लेता है, बच्चे के जन्म लेने के समय कई बार क्या होता है कि बच्चा जन्म से पहले पैदा हो जाता है, या बच्चा जो है उस समय उसका वज़न बहुत कम होता है, या उस समय वो रोता नहीं है, या उस समय उसको कोई सीजर्स हो जाते हैं, या उस समय ज़्यादा जॉन्डिस हो जाता है। किसी भी तरह की प्रॉब्लम से जो है बच्चे का विकास में कमी आ सकती है। तो जब मैं विकास की बात कर रही हूँ, तो जब हम बच्चे के विकास की बात करते हैं, उसके विकास को हम 5 एरियाज में देखते हैं। ग्रॉस मोटर, उठना बैठना चलना, बड़ी मसल्स का प्रयोग होना, फाइन मोटर, छोटी मसल्स का प्रयोग होना, एडेप्टिव, अपनी देखभाल कैसे करना है, सोशल इमोशंस, सोसाइटी में इमोशंस कैसी हैं, कॉग्निटिव, समझ कैसी है,
और कम्युनिकेशन बोलचाल कैसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा सभी के सभी डोमेन्स में जो है बच्चा पीछे जा सकता है, इवन किसी एक डोमेन में भी पीछे जा सकता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसको असेस करके बताता है कि वो किस डोमेन में पीछे है, क्योंकि अर्ली आइडेंटिफिकेशन के बाद ही हम अर्ली इंटरवेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चे के पैदा होने के बाद, माँ को कई बार क्योंकि सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो 2 हफ्ते तक तो हम कहते हैं बेबी ब्लूज होते हैं, लेकिन 2 हफ्ते के बाद कई बार माँ को पोस्टपार्टम डिप्रेशन हो जाता है। उसका भी असर जो है वो बच्चे के ऊपर जाता है, तो उसको भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ही देखता है कि उसको डिप्रेशन है या कुछ और कोई स्ट्रेस है। उसके बाद हम बात करते हैं जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसकी बिहेवियर प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो बिहेवियर प्रॉब्लम्स में माँ बाप सोचते हैं ये तो बच्चे शरारती हैं, ऐसा करते ही रहते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उनको बता देते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कि कैसे बच्चे के बिहेवियर को बदलना है। फिर बच्चा और बड़ा होता है, स्कूल जाता है, कई बार बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता है, तो उसके कारण क्या है माँ बाप को नहीं पता लगते हैं। फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाने से वो बताता है कि इसके कारण क्या है, कि स्कूल में उसको टीचर से प्रॉब्लम हो रही है या उसको स्कूल फोबिया है, किस तरह का प्रॉब्लम है। स्कूल में जाने के बाद कई बार बच्चों को पीयर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। उसके बाद बच्चा बड़ा होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स लेने हैं, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। उसके बाद जो है बच्चा कॉलेज में जाता है, उस समय उसके जो है किस प्रोफेशन को उसने लेना है, जो है 12th के बाद किस प्रोफेशन को लेना है, उसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हेल्प करता है। कि कई बार जो है पेरेंटल प्रेशर की वजह से बच्चों में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, उसमें बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स की भी जो है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काउंसलिंग करता है कि किस तरह से इन बच्चों को आगे बढ़ाना है। उसके बाद जो है बच्चे में जो है डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्कूल एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स, जितनी सारी चीज़ें होती हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उसमें करता है। बड़े होके जो है बुढ़ापे तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, अल्जाइमर, पार्किंसन, इनमें सब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है इनकी जो है मदद करता है। तो खाली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल खाली उसके जो है ख्यालात और बर्ताव को ही पॉजिटिव करना नहीं है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल बच्चे के पैदा होने से उसके बुढ़ापे तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल है। जी बिल्कुल मैम, यानी कि बच्चे के पैदा होने से लेकर उसके बुढ़ापे तक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का रोल होता है, यानी कि एक बहुत ही अहम और बहुत ही वसी फील्ड है ये। ऐसे में अगर कोई नौजवान इस फील्ड में तालीम हासिल करता है, इस फील्ड में आना चाहता है, तो किस तरह के करियर ऑप्शंस उनके सामने होते हैं? उनके सामने भरमार है कैरियर ऑप्शंस की। अगर मैं बात करूँ रियली भरमार, सबसे पहले क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरा, अगर मैं बात करती हूँ हॉस्पिटल में, हर फील्ड में, मतलब अगर मैं बात करूँ बच्चों में, साइकेट्री में, कैंसर में, जीरियाट्रिक में, एंडोक्राइनोलॉजी में, न्यूरोलॉजी में, हर जगह साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। कार्डियोलॉजी में हर जगह साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो उसके अलावा जितने हेल्थ केयर सेंटर्स हैं, जितने डिसेबिलिटी के सेंटर्स हैं, प्रिजन में, स्पोर्ट्स में, देन जो है फॉरेंसिक में, सभी जगह क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। क्लाइंट ग्रुप्स में सभी जगह क्लिनिकल की साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। स्कूल्स में तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की तो इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अगर वो तालीम हासिल कर लेता है उसके लिए जॉब की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जैसे मैं अगर बात करूं अपनी, तो मेरे को तो जो है रिजल्ट आने से पहले ही मेरे को जॉब मिल गई थी और रिटायर होने के आज तक मैं रिटायर नहीं हूं। तो इतना ज़्यादा काम है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के लिए, उसके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो यानी कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई भी फील्ड उठा ले वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है ही है। जी, तो अगर कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, तालीम हासिल करना चाहता है, तो किस तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं इस फील्ड में आने के लिए? इस फील्ड में एक्चुअल में क्या होता है कि इसमें तालीम हासिल करना चाहता है, पहले तो ग्रेजुएशन में उसको जो है साइकोलॉजी ऑनर्स लेनी होती है। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में, क्योंकि इसमें आने के लिए, इस फील्ड में आने के लिए थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसलिए क्या है, जब वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो उनको इंटर्नशिप जो है हॉस्पिटल्स में करनी पड़ती है। वही फिर आगे जाके इसके जो है एमफिल है। पहले जब मैंने किया तब खाली 2 ही जगह पे होती थी, एक था बेंगलोर निमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड न्यूरो साइंसेज, उसके बाद था सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री। खाली ये 2 प्लेसेस थे। निमहांस में खाली 12 सीटें थी, जिनमें 4 सीटें रिजर्व थी, और CIP में खाली 4 सीट्स थी। तो अभी जो है 35 सेंटर्स हैं। और अगर मैं बात करूं,
अपॉर्चुनिटीज़ की जब हम लोग एमफिल कर रहे होते हैं, आज के दिन में 25,000 स्कॉलरशिप मिलता है उसमें। तो उसमें जो है ये उसके बाद इसको एमफिल करना होता है। एमफिल करने के बाद वो किसी भी हॉस्पिटल में, जैसे मैंने बताया कि उसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा खुल जाती है। उसके बाद वो पीएचडी करते हैं तो एकेडमिक्स में आ सकते हैं। दे कैन बिकम अ लेक्चरर, दे कैन टीच इन द हॉस्पिटल्स एंड दे कैन डू द रिसर्च, लॉट्स ऑफ थिंग्स। और मैम क्या कुछ पढ़ाया जाता है अगर कोई इस फील्ड में आता है, एमए करता है या आपने बताया एमफिल कर सकते हैं, ग्रेजुएशन में क्या कुछ किस तरह से शुरुआत होती है? शुरुआत होती है, बेसिक साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है कि मेमोरी क्या है, इमोशंस क्या हैं और जो है कॉग्निटिव क्या होता है, इन बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद जैसे ही जो है एमए में आता है तो थोड़ा सा जो है ये बढ़ जाता है सिलेबस। उसमें जो है एबनॉर्मल साइकोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, रिसर्च, ये सारे सब्जेक्ट्स आ जाते हैं। उसके बाद जब हम एमफिल करते हैं, थ्योरी कम होती है, मैक्सिमम ये एमफिल जो है मेंटल हॉस्पिटल्स में होती है। ज़्यादातर तुम्हारी डीलिंग्स होती है पेशेंट्स के साथ, स्किज़ोफ्रेनिया, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पे सब तरह के पेशेंट्स, अल्कोहलिक पेशेंट्स, ड्रग एडिक्शन, ऑल तरह के पेशेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पे होते हैं। उनके साथ तुमको काम करना होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो इस तरह जो है इसमें पढ़ाई कराई जाती है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए। और मैम जैसे आपने बताया कि किस तरह की पढ़ाई कराई जाती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में ज़्यादातर काम करना होता है, अब किस तरह की काबिलियत या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जब कोई नौजवान इस फील्ड में आना चाहता है, तो क्या कुछ खास उसमें होना चाहिए कि हाँ वो इस फील्ड में एक कामयाब बतौर साइकोलॉजिस्ट काम कर सकता है? उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी बढ़िया होनी चाहिए, लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए। इन 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं। जी। और मैम अब यही आपसे जानना चाहेंगे, जैसे कि आपने बताया कि हर जगह साइकोलॉजी की साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो प्रिजन्स हों। ऐसे में क्या आपको लगता है कि हमारे मुल्क की अगर हम बात करें तो अवेयरनेस की कमी है साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में पहले तो जो है लोग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वाले फील्ड को जानते ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ रही है, पर अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है, अभी भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। अगर आप देखें कि कोविड के बाद जो है ये मेंटल इश्यूज जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आपने सुना होगा WHO जो है वो भी कह रहा है कि जो है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। तो जैसे जैसे फिजिकल हेल्थ की ज़रूरत को बेटर करने की ज़रूरत है, उतनी ही हमें मेंटल हेल्थ को बेटर करने की ज़रूरत है। तो इसलिए इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मोस्टली लोग सोचते हैं कि खाली जो है ये पागल खाने में काम करना पड़ेगा, इन लोगों के इतने तक ही सीमित नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है। तो ये हमें अवेयरनेस, हमें जो है अवेयर करने की लोगों को ज़रूरत है कि हाँ इसमें जो है कितना ज़्यादा स्कोप है। जी मैम, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क की हम अगर बात करें तो क्या कुछ ऐसे इक़दाम या कदम उठाने चाहिए कि लोगों में अवेयरनेस फैले इसको लेकर ज़्यादा से ज़्यादा? क्योंकि हम देख रहे हैं आजकल इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में हर कोई स्ट्रेस से जूझ रहा है, एंग्जाइटी से जूझ रहा है, और शायद लोगों को मालूम भी नहीं होता, वो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या कुछ किया जा सकता है ताकि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैलाई जा सके? जिस तरह के हम और कैंप्स करते हैं, इसी तरह के हमें कैंप्स करने चाहिए कि इसकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए कम्युनिटी में जाना चाहिए। बिकॉज कम्युनिटी में जैसे आप बात कर रही हैं, अगर मैं बात करूं, आज मैं कम्युनिटी में जाती हूं, उनको पता ही नहीं होता डिप्रेशन होता क्या है, उनको पता ही नहीं होता स्ट्रेस क्या होता है। तो इस तरह जो है उन पे हमें जाके, उन लोगों से जाके जो है वो करना चाहिए। और अलग अलग जगहों पे कैंप लगाने चाहिए इसकी अवेयरनेस के लिए, ताकि और स्कूल कॉलेजेस में स्कूल्स में इनके कैंप्स लगाने चाहिए कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत क्यों है और किस तरह से ज़रूरत है। एक आम बात हम देखते हैं आजकल, जैसे खासकर इंडियन सोसाइटी में अगर हम बात करें तो डिप्रेशन को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि एक आम आदमी डिप्रेशन से जूझ रहा होता है, उसको लगता है, लोग सोचते हैं कि अरे इसके बिहेवियर में कमी है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा आलसी हो रहा है, ये काम ही नहीं करना चाहता। लेकिन शायद घर वालों को भी एहसास नहीं होता है कि वो उनकी थोड़ी बहुत बातें क्या कुछ उसके ऊपर असर डाल सकती हैं। हम अक्सर सुनते रहते हैं कि
एक नौजवान एक जवान लड़के लड़कियां सुसाइड तक कर लेते हैं क्योंकि इसका वो शायद डिप्रेशन का लास्ट स्टेज होता है, तो ऐसे में आप क्या लोगों को सलाह देना चाहेंगी कि किस तरह से इसको सीरियसली लिया जाए? उनसे कुछ कहना चाहेंगी नौजवानों से या उनके पेरेंट्स से जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं कि कैसे इसको देखा जाए, इसको लिया जाए? कि कई बार क्या होता है कि जब भी हम लोग किसी भी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, अगर हम डिप्रेशन की बात करते हैं तो हमारा खाना खाने का मन नहीं करता है, हम लोग चिड़चिड़े हो जाते हैं एंड और जो है नींद हमारी ख़त्म हो जाती है, बिना बात के हम रोना शुरू कर देते हैं। जब इस तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं, उनको पता है कि वो खुद ठीक नहीं कर पाएंगे, तो बेटर ये है कि वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करें, ताकि उनको कई बार क्या होता है कि खाली जो है काउंसलिंग ही नहीं होती है, उसके साथ साथ जो है दवाई देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन दोनों चीज़ों की, ताकि वो इस लेवल तक, जैसे कि आपने बताया कि सुसाइड कर लेते हैं, वो लास्ट स्टेप होता है कि अगर हम इसको ही पहले देख लेते हैं तो उनको जो है कंसल्ट कर लेते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को, तो जो है इससे जो है उनका लाइफ जो है बेटर हो सकता है, रादर देन नीचे जाने की बजाय वो ऊपर जो है उनकी लाइफ जो है मतलब ऊपर जा सकती है। मैम, आपने जैसे कि बताया कि उनको दवाइयाँ भी दी जाती हैं जो अगर डिप्रेशन से जूझ रहे होते हैं, इस तरह की मेंटल बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, तो जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो एक आम डॉक्टर से किस तरह से अलग होते हैं? इसमें ऐसे होता है कि जब हम बात करते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट होते हैं। साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो MBBS MD उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया होता है साइकेट्री में, वो जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता है, वो डायग्नोसिस करता है, वो थेरेपिस्ट के थ्रू जो है इसकी जो है लोगों की जो है उसको बेटर करता है। तो अगर हम जो है साइकेट्रिस्ट जो है ये थेरेपिस्ट नहीं दे सकते हैं, और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है थेरेपिस्ट के थ्रू जानकर उसको जो है वो बेटर करते हैं। तो मैम, जैसा आपने बताया कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो काउंसलिंग करते हैं और साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो दवाइयाँ भी दे सकते हैं। वो MBBS करने के बाद फिर वो स्पेशलाइजेशन होता है, जैसा कि आपने बताया। ये दोनों में डिफरेंस है। तो क्या लगता है आपको, अगर कोई मेंटली या तौर पर कोई जूझ रहा है इस तरह की किसी बीमारी से, तो उनको क्या दवाइयाँ ज़्यादा असरअंदाज होती हैं उनको सही करने के लिए, या काउंसलिंग या सलाह देना उनको, क्या चीज़ ज़्यादा? एक्चुअल में इसके लिए जो है दोनों की ही ज़रूरत पड़ती है। कई बार क्या होता है कि जो है खाली काउंसलिंग से भी वो बेटर हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता है कि खाली दवाइयों से थोड़े बेटर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम उनका क्योर कहें वो जो है मुश्किल होता है। तो इसलिए दवाइयों के साथ साथ काउंसलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूं कि जो है किसी भी मरीज़ के बारे में, हम कहते हैं कि मरीज़ को प्रॉपर ठीक करने के लिए 3 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। साइकेट्रिस्ट जो दवाई देता है, साइकोलॉजिस्ट जो थेरेपिस्ट के थ्रू मतलब फर्स्ट डायग्नोसिस करता है, थेरेपिस्ट के थ्रू उसको बेटर करता है, थर्ड साइकेट्रिक सोशल वर्कर जो घर के एनवायरनमेंट को देख के उसको जो है आके बताता है, ताकि साइकोलॉजिस्ट जो है उसी अकॉर्डिंगली उसकी काउंसलिंग कर पाए। बिकॉज जब भी कोई मरीज़ जो है, कोई भी व्यक्ति अगर दिमागी रूप से जो है बीमार होता है, तो उसका एक ही कारण नहीं होता है। कई बार क्या होता है कि घर की परेशानियों की वजह से भी वो जो है उसको ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपने एक नया टर्म यूज़ किया है, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे, किस तरह से काम करते हैं? हाँ, इसमें क्या होता है कि जब भी हम एक पेशेंट के साथ, इनका जो होता है, इनको भी पहले ग्रेजुएशन करनी होती है, फिर MSW करना होता है, उसके बाद ये जो है MPhil इन साइकियाट्रिक सोशल वर्क में करनी होती है। ये भी उन जगहों पे उपलब्ध है जहाँ पे साइकोलॉजी उपलब्ध है, बिकॉज दिस इज़ अ टीम। जब भी हम किसी को डील करते हैं, दिस इज़ अ टीम। साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, साइकेट्रिक सोशल वर्कर की ज़रूरत होती है। बिकॉज साइकेट्रिक सोशल वर्कर पूरा उसका घर का एनवायरनमेंट जहाँ जहाँ वो रहता है वो सब चीज़ों को देखता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है उसकी काउंसलिंग की जाती है कि कहाँ कहाँ पे उसको किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये तीनों की टीम मिलके ही एक मरीज़ को ठीक करती हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो अवेयरनेस है वो दूसरे ममालिक के, जो दूसरी कंट्रीज़ हैं, उनसे अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ पर हैं हम लोग? पहले पूछे तो हमारे जो है यहाँ पे एक स्टिग्मा माना जाता था, मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब कि जैसे कि ये पागल है। तो अभी ग्रेजुअली जो है इस स्टिग्मा से हम निकल के आ रहे हैं। अभी पेरेंट्स ये सब जो है बड़े आराम से बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाते हैं, कोई इसको ये नहीं, और अवेयरनेस ग्रेजुअली बढ़ रही है।
यहाँ और वहाँ में फ़र्क ये है कि वहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशंस हैं। जैसे हम स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की बात कर रहे थे, तो वहाँ पे खाली इफ़ यू डू, अगर आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में करते हो तो खाली उनके साथ ही कर सकते हैं। और फॉरेंसिक की बात करते हैं तो वहाँ पे सुपर स्पेशलाइजेशंस है, लेकिन यहाँ पे क्लिनिकल फील्ड जो है वो बहुत ही अच्छा है जी। और मैम कौन कौन से अहम इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस फील्ड में तालीम दे रहे हैं, हमारे मुल्क की ही हम अगर बात करेंगे? निमहैंस है, बैंगलोर में है, रांची में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, रिन पास है, इसमें शादरा में इभास है, देन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल्स है, ऐसे हमारे पूना में हैं। इस तरह काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे ये तालीम दी जा रही है। पहले खाली 2 ही होते थे, अब धीरे धीरे 35 इंस्टीट्यूट्स हैं। कुछ में स्कॉलरशिप मिल रहा है, कुछ में प्राइवेट है जहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलता है। मैम आपने एम्स में भी काम किया है बतौर सीनियर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि एम्स में इस फील्ड में क्या कुछ अहम काम किया गया है इस फील्ड को लेकर, और आपके काम को भी जानना चाहेंगे कि आपने किस तरह से इस फील्ड में काम किया है या कर रही हैं अभी तक। ऐसा है कि मैंने जो है, जब मैंने जैसे बताया कि मैंने बच्चों पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया था, एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हुए मैंने पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया। जब मैंने एक बार ज्वाइन किया, देन आई डिडंट लुक बैक, ऐसे अभी मुझे इसी में ही काम करना है। उसमें मैंने सबसे पहले ऑटिज्म क्लिनिक खोला डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में, जो है 2004 में मैंने ऑटिज्म क्लिनिक खोला। उस समय 500 में एक बच्चा ऑटिस्टिक होता था। अगर आप पूछेंगे ऑटिज्म क्या होता है, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी बता दें। ऑटिज्म जो होता है, वो बच्चा जो है वो 3 एरियाज में पीछे जाता है: इम्पेयरमेंट इन सोशल इंटरेक्शन, इम्पेयरमेंट इन कम्युनिकेशन, रेपिटेटिव स्टेरियोटाइपिक बिहेवियर। जब वो पैदा होता है एकदम नॉर्मल पैदा होता है, माँ बाप को कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है, लेकिन उसका बोलना चालना लेट हो जाता है। तो उस समय क्या होता है कि माँ बाप सोचते हैं तेरा बाप लेट बोला था, तेरा दादा लेट बोला था, तो उसमें उसको और डिले करते चले जाते हैं। उसको जो है 2-2.5 साल पे पता लगता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, बिकॉज ये जो है सोशल इंटरेक्शन पे वो बॉदर नहीं करते हैं, कोई भी जो है काम को बार बार कर रहा है उस पर नहीं करते हैं। तो उस समय इन बच्चों को इंटेलेक्चुअल डिसेबल्ड करके छोड़ दिया जाता था। तो सबसे पहले मैंने जो है एम्स में डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स में ऑटिज्म क्लिनिक स्टार्ट किया 2004 में। उस समय मैंने बताया कि 500 में एक बच्चा होता था, आज 57 में 1 बच्चा है, और वो क्लिनिक बहुत अच्छे से चल रहा है। उसके बाद मैंने जो है अपने डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी, ठीक है। उसके बाद मैंने नर्सिस को ट्रेनिंग दी, अपने मेरे स्टूडेंट्स को तैयार किया जो अभी बाहर भी हैं और इंडिया में भी बहुत जगह हैं। आई फील रियली प्राउड, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने एक्चुअल में उस समय लोगों को चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट का कोई पता ही नहीं था। मैं सबसे पहले थी जो मैंने बताया कि इन बच्चों को हम किस तरह से असेस कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। जैसे हमारा क्या होता है, साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स, बच्चे को कोई स्ट्रेस होता है जिसकी वजह से स्यूडो सीजर्स हो जाते हैं, हेडेक स्टार्ट हो जाती है, स्कूल में कोई प्रॉब्लम है बच्चा नहीं बता सकता है तो उसकी हेडेक स्टार्ट हो जाती है, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसमें क्या है कि डॉक्टर्स दवाइयाँ दे दे के थक जाते हैं, पेरेंट्स ने पता नहीं कितने लाखों खर्च किए उनको ठीक करने में, लेकिन वो ठीक नहीं हुए। अल्टीमेटली मैंने जो है अपने 2 सेशंस में उन बच्चों को ठीक किया, और सब थी कि वहाँ पे जो हमारे डॉक्टर वीना कालरा थी, डॉक्टर पॉल थे, कहते थे अगर सविता के पास चले गए, उसने देख लिया तो ये बच्चा एकदम वो जादू कर देगी। तो दैट वाज रियली, आई यूज्ड टू फील रियली गुड जब वो बच्चे ठीक हो जाते हैं। तो आज भी जितने मेरे स्टूडेंट्स हैं इसमें लेडी हार्डिंग में, RML में, मौलाना आज़ाद में, सब ये मेरे को बाहर से भी ये मेरे को ही बच्चे भेजते हैं, तो इनको इतना ज़्यादा मेरे पे कॉन्फिडेंस है। आखिरी सवाल आपसे बस यही लेना चाहेंगे कि जो नौजवान इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको हम ये बताना चाहेंगे कि एक तो इस फील्ड को थोड़ा सा आगे बढ़ाए, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, बिकॉज मेंटल हेल्थ सर्विसेज बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और देश को रियली बहुत ज़रूरत है, तो उनको इस फील्ड में आना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने वक्त निकाला और हमें इतना कुछ बताया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो दोस्तों, उम्मीद है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में आपने बहुत कुछ जान लिया होगा हमारे इस प्रोग्राम के जरिए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जो सबसे अहम सेगमेंट है, जहां हम आपको बताते हैं कि आप इस वक्त कहां-कहां नौकरियां तलाश कर सकते हैं और कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं।
हमारी आज की किस्त आपको जरूर पसंद आई होगी। अगले हफ्ते एक नई फील्ड की जानकारी के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव एक नया रेवोल्यूशन। 1 घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ।